स ध प ग प ध ध प ग म ग रे ग रे स ध रे सा शारदा पदे वंदना की गीत गाती आराधिका शारदा पदे वंदना की गीत गाती आराधिका 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 संगीत अंगों है समर्पित संगीत अंगों है समर्पित जिन कृष्ण की प्रति राधिका जिन कृष्ण के प्रति राधिका शारदा पदे वंदना की गीत गाती आराधिका 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 डम डमर डमेरू डमेने रात डम डमर डमेरू डमेने रात सुर ताल लय का धाम है नटराज के चरणों में आराधिका का प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है। इस कार्यक्रम में हम मिलाते हैं किसी न किसी एक महान हस्ती को। दोस्तों, आज मुलाकात कीजिए फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के नारायण आर्य कन्या महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आशा दुबे जी से, जिन्होंने ग्वालियर घराने में जाकर संगीत की शिक्षा प्राप्त की एवं शास्त्रीय संगीत में अपनी महारत हासिल की। आज हम उनसे मुलाकात कर जानेंगे उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को, साथ ही साथ जानेंगे संगीत में आवश्यक सोपान होते हैं, उन सोपानों को किस प्रकार हम एक अच्छे संगीतज्ञ बन सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आशा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत कीजिए। आपने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित करके जो मेरा मान बढ़ाया उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। सच तो सच है के कार्यक्रम में आपने आकर जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, उसका हम तहे दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं। और बातचीत की अगर शुरुआत की जाए तो आपका जो रुझान था संगीत की तरफ, वह किस प्रकार हुआ? संगीत के प्रति मेरे मन में जो अभिरुचि जागृत हुई, मेरी नानी जी अयोध्या की थी और अयोध्या की होने के कारण अवधी भाषा में उनको महारत हासिल थी और वो भगवान राम के, हनुमान जी के भजनों को गाया करती थी। तो बचपन में ननिहाल में चूँकि रहना होता था तो मैं सुनती रहती थी। हर मंगलवार को उनके यहाँ संध्या के समय एक भजन मंडली उनकी तैयार थी, वो आयोजन करती थी, कभी किसी के घर, कभी अपने घर, कभी दूसरों के घर, तो मैं साथ साथ जाती थी। तो मेरे भी मन में संगीत के प्रति अभिरुचि बचपन से ही जागृत हुई। संगीत की विभिन्न विधाएं हैं, फिर भी आपने जो है संगीत की विधा में शास्त्रीय संगीत का चुनाव किया था। मेरी नानी जी का कहना था कि यदि संगीत में आगे बढ़ना है तो पहले सुरों का ज्ञान होना चाहिए। बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो स्वरों को समझने के बाद ही आप कहीं भी किसी भी विधा में अपनी गायकी को ले जा सकती हैं और आगे बढ़ करके उसमें मेहनत करके कुछ अच्छी गायकी तैयार कर सकती हैं। आपने स्वरों की बात की, तो स्वरों की साधना के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? सबसे पहले मध्य साध, खरज साधना जिसको कहते हैं, नीचे के स्वरों में जो है गले को गंभीरता के साथ में, ठहराव के साथ में स्वर साधना में मध्य सगज का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है
और उसी की साधना सबसे पहले कराई जाती है। एक अच्छा जो संगीतज्ञ होता है उसकी कुछ विशेषताएं भी होती होंगी कि किस आधार पर वो अपने आप को एक अच्छा संगीतज्ञ बना सकता है। इसके लिए हर एक की अपनी अपनी अभिरुचियाँ हैं, अपना अपना स्केल होता है। किसी का गला ऊपर के स्वरों जी। में अच्छे तार सप्तक में जा कर के क्रियान्वित होता है, किसी का मंद्र सप्तक में, किसी का मध्य सप्तक में ही। जैसे हमारे जगजीत सिंह जी हुए, वो मध्य सप्तक में ही अपनी पूरी गायकी गा लेते थे और लोगों को प्रभावित करते थे। तो ये आपने बताया कि ये आप अवध से हैं हाँ, और फिर आपने ग्वालियर घराने से संगीत शिक्षा प्राप्त की। चूँकि मेरी सारी शिक्षा दीक्षा कानपुर नगर में हुई, तो कानपुर नगर में जिस विद्यालय में मैं पढ़ती थी, वहाँ पर हमारे ग्वालियर घराने के आचार्य शंकर दास पाद बोडस जी, वो संगीत, शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा सभी कानपुर के सभी विद्यालयों में जाकर के देते थे। तो जुहारी देवी कॉलेज में भी वो आते थे और वो एक पूरा जनसमूह सब बना करके सभी विद्यार्थी, जितनी लड़कियां गायकी की होती थीं, सबको एकत्र करते थे, सबके क्लासों में जा के ढूंढ कर लाते थे और सिखाते थे। तो जब आपने पहली बार संगीत का गायन शुरू किया हाँ, तो वह गीत कौन सा था? सबसे पहले हमने राग यमन सीखा था। जी। रे गा रे माय गा रे सा सा नि ध नि मा ध नि रे सा नि रे गा मा पा पा माय गा रे सा बहुत सुंदर। आपने विभिन्न घरानों की बात की और तो लोगों के मन में एक उत्कंठा होती है, जानने की जिज्ञासा होती है कि घराने क्या होते हैं। घराना एक बहुत, जो मतलब कहते हैं, बहुत गुणी जो गायक होते हैं, वो अपने शिष्यों को अपनी गायकी में, अपनी गायन शैली से सिखाते हैं। तो ये उनका एक घराना होता है, जैसे अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को, अपने मिलने जुलने वालों मतलब को। वंशवाद जैसा होता है। हाँ, इसमें पैतृक वंशवाद भी होता है, वंशज भी होते हैं, वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं की गायकी में अपनी को ले जाते हैं। कुछ अपनी मौलिक भी उसमें डालते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक चीज से अलग नहीं होते हैं। आपने ग्वालियर घराने को ही क्यों चुना, जबकि वहाँ पर अवध का घराना भी था? अवध की गायकी में भाषा का प्रयोग तो वही करते थे, अवधी भाषा का ही, परंतु गायन में जो है खुला स्पष्ट गायन, जो हर एक को समझ में आए, हर कोई इससे लाभान्वित हो सके और रस रस की जो अनुभूति है वो ग्रहण कर पाए, इसलिए ग्वालियर घराना मैंने पसंद किया। और घरानों में क्या है, कुछ स्वर समूहों का लगाव ज्यादा होता है, लेकिन सबसे सरल गायकी मुझे ग्वालियर घराना लगी, क्योंकि आलापचारी का काम, इसमें बोल बनाव का काम ज्यादा कर सकते हैं। जी जी। आपने बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त किए और अगर देखा जाए तो सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है। अब ये तो प्रभु की कृपा, जितनी प्रभु ने झोली में डाल दी उतनी ले ली। इनमें से कोई एक ऐसा सम्मान जो आपको बहुत नज़दीक ले जाता है आपकी गायकी में? सबसे ज़्यादा अगर मैं प्रभावित हुई हूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मुख मैंने उनके ही रचनाओं को, उनके ही गीतों को अपने आप स्वर संयोजन से संयोजित करके उनके समक्ष प्रस्तुत किया था। तो उस समय उन्होंने खुद कहा था कि मैं आज धन्य हो गया कि मेरी रचनाओं को मेरे सामने अपने ढंग से गायकी के साथ में आपने प्रस्तुत किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मतलब सबके समक्ष मेरा मान बढ़ाया उन्होंने। क्या उसका कोई मुखड़ा? हम जंग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे। ये उनका जब अटल जी के सामने अपनी गाया था
तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस किया, और मेरी इस आत्मशक्ति को बढ़ाने में मेरे पति का भी बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने मुझे जो है बहुत सबके समक्ष ले जाने में, आगे बढ़ाने में और मेरी झिझक को दूर करने में उनका बहुत सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। इस दौरान आपने कोई संगीत संस्था भी बनाई होगी? आराधिका सांस्कृतिक संस्था 93 में बनाई थी जी। उस संस्था की विशेषता क्या थी? उसमें अपने नगर के जितने भी संगीत प्रेमी शिष्य हुए या मित्र हुए, या मतलब जो है जो संगीत में रुचि रखते थे, उनको लेकर के हम लोगों ने संस्था बनाई, जिसमें शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, पर्व वाले संगीत, महोत्सव वाले संगीत, हर मास में हमारे यहाँ चूँकि अध्यात्म से जुड़ा 12 मास ही होता है। जी। कार्तिक में कृष्ण जी, उसके बाद में जो है माघ आता है, तो माघ महीने में भी जो है बड़ा अच्छा मास कहा गया है, उसमें भी विष्णु जी और कृष्ण जी, अगहन में राम जी, चैत में चैती आ जाती है तो नए वर्ष का आरंभ, हर महीने में जो है आयोजन हम लोग करते थे। तो उस मास का भी ध्यान रखते हुए उसी गायकी को लेते थे जो मास को, मतलब उस मास की समृद्धि को और उजागर करता है। अभी आने वाला जो चैत मास है, हाँ, इसके लिए आपके पास क्या है? मेरे पास राम जी के बहुत सारे भजन है, चैती लोकगीत है, जी। और कुछ हमारी अपनी राग रागनियाँ जो है वो भी चैत में गाई जाती हैं। राग मधुवंती एक राग है, जिसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग करते हुए गंधार कोमल ऋषभ शुद्ध लगाते हुए इसको गाते हैं। बहुत ही मीठा राग है और ये शक्ति का प्रतीक है। बसंत जो है शिव का प्रतीक है और मधुवंती शक्ति का प्रतीक है। तो मैंने मधुवंती को शिव शक्ति का जो एक मेल है जी। तो बसंत चूंकि हो चुका होता है, उसके बाद में जो है शक्ति का आगमन होता है। चैत में दुर्गा जी की अवतारणा होती है, उनको अवतरित किया जाता है, तो शक्ति की जो है तमाम सारे गायकियों में जो है लिया जाता है, और नृत्य नाटिका में भी जो है दुर्गा शक्ति का प्रयोग किया गया है। ताई, अगर बात की जाए तो आज का संगीत जो वर्तमान में चल रहा है और जो पहले का संगीत था, इसमें क्या अंतर आपको मूलतः दिखने लगा? पहले शुद्धता का, शास्त्र के नियमों को का उल्लंघन नहीं करते थे। जो हमारे विद्वान रचनाओं में स्वर बता गए, जो साहित्य बता गए, उसमें तोड़ फोड़ नहीं की जाती थी, उसी को शुद्ध रूप में गाया जाता था। अब लोग अपनी सरलता से शब्द बदल देते हैं, स्वर का संयोजन बदल देते हैं, अपनी गायकी को उसमें डाल देते हैं, तो मिलावट ले आए हैं। पहले जैसा लिखा गया है ग्रंथों में, वही हम लोग जो है फॉलो करते थे। गुरुजी कहते थे, हमारी हिम्मत क्या कि मैं उनकी चीज़ों को जो है गड़बड़ करूं, उनके कुछ में हाँ विघटन करूं, कुछ भी करूं। लेकिन आज लोग कहते हैं मैं खुद ही इतना होशियार हूँ, पंडित भातखंडी जी क्या थे, मैं उनसे अच्छी रचनाएं कर लेता हूँ। आपने संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए, तो आपसे जुड़ी कोई ऐसी संगीत की कहानी? संगीत की कहानी तो पूरी जिंदगी चलती रही है। मैं जिस संस्था में नौकरी करने गई, तो वहाँ मेरा क्या कहते हैं टेम्परेरी डिपार्टमेंट था। तो वहाँ पर जो है मेरी छात्राएं, मेरी 22 साल की उम्र थी जब मैंने नौकरी पाई। तो मेरी जो शिष्याएं पहले बैच में आई, वो भी 17-18 साल की थी, इंटर पास करके आई। तो ज़्यादा एज डिफरेंस न हो कारण
हम लोग जो है बिल्कुल मित्रवत बैठते थे और लेके गाते थे। तो मेरी शिष्याओं ने मुझे बहुत प्रेम दिया और मैंने भी उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए, किसी के घर में बाजा है नहीं है, कोई रियाज करने के लिए कहने वाला नहीं, मैं उनको अपने आप इतना पर्याप्त समय विद्यालय में देती थी कि उन्हें घर में कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। और उन्होंने जो है अपने भविष्य जो है निर्धारित किया। आज हमारी शिष्याओं ने भी तमाम संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रही हैं, कार्यरत हैं। इस दौरान आपने भी काफ़ी संघर्ष भी किया होगा फिर? संघर्ष तो पूरी जिंदगी चलती है और चला भी है। मैं 12-13 वर्ष तक टेम्परेरी थी, तो मेरा फंड वंड ये सब कुछ नहीं करता था। हर साल मुझे कंटिन्यूएशन ऑर्डर शिक्षा निदेशालय से ले जाना पड़ता था। फिर 4-4 5 महीने मुझे सैलरी नहीं मिलती थी, जब तक वहाँ से आदेश ना आ जाए और कॉलेज के बाबूजी लोग बिल ना बनाए और बिल भी वहाँ से पास ना होके आए। मैं अवैतनिक कार्य करती थी, लेकिन मैंने अपने काम में जो है कभी नहीं अपनी हिम्मत को मतलब कम किया या जैसे लापरवाही की। मैंने अपने काम को बहुत सुचारू रूप से और निष्ठा से किया। जब कभी ऐसी भी समस्याएं आई होंगी या ऐसी परेशानियां कि जब आप हताश होती रहेंगी, उस समय आपका मोरल सपोर्ट कौन करता था? मोरल सपोर्ट जो है मेरी स्टाफ में मेरी पहली प्राचार्य जी थी सुशीला शर्मा। उन्होंने विद्यालय में इस विषय को खोला था। फर्रुखाबाद में चूँकि इतना माहौल उस समय नहीं था, सब लड़ाई झगड़े की बात ज़्यादा करते थे, तो पहले तो वो मुझे बहुत इनकरेज करती थी। सब लोगों से कहती थी कि छोटी लड़की है लेकिन उसको आप एसएमएस से क्वालिफाइड होके आई है। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति ने भी मुझे बहुत मतलब आगे बढ़ाने में अपना जो है योगदान दिया। आप अपना आदर्श और अपना गुरु किसे मानती हैं? आदर्श कायदे से तो मुझे मानना चाहिए झुनू डेगा। मेरे विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर जब मैं पढ़ती थी तब की बता रही हूँ, मिस झुनू डे थी, लखनऊ की थी, लखनऊ घराने को बिलोंग करती थी, बहुत मेहनत करती थी हम लोगों के साथ। मुझे आज तक याद है कि विद्यालय में एक पीरियड की जगह 3 पीरियड लेती थी। तो मैंने उनसे बहुत प्रेरणा ली, मैंने उसी बात को अपने भी जीवन में उतारा और आज भी मतलब मैं उनको मिल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं उनको बहुत याद करती हूँ। उनको देखने का सौभाग्य मेरे पति को भी हुआ, ले गए थे, एक बार दिखाया था, तो इन्होंने भी देखा कि अपने काम के आगे वो किसी से मिलना नहीं पसंद करती थी। जब उनका काम पूरा हो जाए फिर वो आगंतुकों का स्वागत करते। आदर्श तो भाई बोडस जी थे। बोडस जी ने बहुत मतलब लगन से पैदल चल के आते थे, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर एक छाता लेके आते थे और सिखाने के बाद जब पैदल ही जाते थे तो वो हम लोगों को अगर जरा से डिसिप्लिन के बाहर देखते थे तो नाराज होकर फिर वो एक सप्ताह क्लास ही नहीं लेते थे। तो हम लोग भी इनके क्लास में बहुत समय से पहले पहुंच जाते थे और ना मुस्कुराना, ना किसी को देखना, ना इधर उधर की बात करना, मतलब बिल्कुल कंसंट्रेट होकर ही उनसे सीखते थे। हाँ। हर व्यक्ति के जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे एक राह दे जाता है। आपके जीवन में भी क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको एक रास्ता दिखाए? मेरे पति कोई कहेंगे, उन्होंने मुझे जो है आज तक ले जाने में अपना पूरा सहयोग, पूरा योगदान, मेरे मॉरल सपोर्ट बहुत दिया मुझे। आपका जो क्षेत्र था मथुरा से जुड़ा हुआ था और वहाँ पर एक विशेष राग गाया था। हाँ और उस राग से आपकी काफ़ी लगाव था। जी, हो जाए। जमुना तट श्याम खिले होरी, जमुना तट, जमुना तट श्याम खिले होरी, जमुना
अपने अपने भवन सोने सी, कोई सांवरी कोई गोरी रे जमुना तटे। हाँ कोई सांवरी कोई गोरी रे जमुना तटे, जमुना तटे शाम खिले होरी जमुना तटे। शाम झुके हाथ कनक पिचकारी, शाम झुके हाथ कनक पिचकारी, राधे झुके हाथ कमोरी रे जमुना तटे। हाँ हाँ राधे झुके हाथ कमोरी रे जमुना तटे, हो जमुना तटे शाम खिले होरी जमुना तटे। गोरे गोरे कलश मंगाया, गोरे गोरे कलश मंगाया, केसरी घर में केसरी रंग में गोरी रे जमुना तटे। हाँ केसरी रंग में गोरी रे जमुना तटे, जमुना तटे शाम खिले होरी जमुना तटे। उड़ते गुलाल लाल भई बादल, उड़ते गुलाल लाल भई बादल, एक छोरा उत छोरी रे जमुना तटे। हाँ एक छोरा उत छोरी रे जमुना तटे, जमुना तटे शाम खिले होरी जमुना तटे, जमुना तटे जमुना तटे। बहुत ही सुंदर। अब वर्तमान में जो आपका जिंदगी का सफर है वो आप कैसे देखती हैं? हम यही चाहते हैं कि हम नई पीढ़ी को कुछ सिखा करके और अच्छे से उनको तैयार करें, लेकिन सीखने वाले बच्चे ऐसे मुझे मिले कि वो मेरी बात को मतलब पूरे लगन से निष्ठा से लें। मुझे एक भी पैसे की कोई चाह नहीं है, लेकिन मेरी ये कला जो है आगे की पीढ़ी में जो है क्रियान्वित हो, ये मेरी आकांक्षा है। तो जो नए सीखने वाले हैं उनसे आप क्या उम्मीद करती हैं? टैलेंट तो बहुत है, नए बच्चों में प्रतिभा बहुत है। पहले के बच्चे बुद्धू बुद्धू से लगते थे, आज का कोई बच्चा बुद्धू नहीं लगता है। जो वर्तमान में आपका भविष्य की योजनाएं हैं, क्योंकि आप प्राचार्य के पद पर भी रहीं और छात्रों को काफ़ी नज़दीक से देखा, तो उनके भविष्य को लेकर के आपने क्या योजना बनाई? उनके भविष्य को लेकर अभी भी मैं जब फर्रुखाबाद से यहाँ आई तो मैंने अपने सारे नोट्स, जितने सेमिनार के बड़े बड़े जो मेरी बुक्स थी जो मुझे गिफ्ट हुई, मैं अपने सब शिष्याओं को बांट के आई और मैंने कहा तुम लोग जो है इसको आगे ले जाना और खूब काम करना, मेहनत से करना। तो मेरे उन शिष्याओं के फ़ोन भी आते हैं, कहते हैं मैडम हम आपके बताए हुए अनुसार ही चल रहे हैं, हम भी वैसे ही सिखाते हैं जैसे आप सिखाती थी। तो ये बात हमको अच्छी लगती है कि उनका प्रेम मेरे प्रति अभी भी कम नहीं है। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद के नारायण आर्य कन्या महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर असद दुबे जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आप इस कार्यक्रम में आई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। आपने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित करके जो मेरा मान बढ़ाया उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, सच तो सच है में बस आज इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात होती रहेंगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।